अस्सलाम वालेकुम। सामाईन मोहतरम, मुसलमानों को बहुत से मसाइल के साथ साथ जिस एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है वो है बामी इत्तेहाद की कमी। दोस्तों, एक खुदा, एक रसूल, एक किताब और एक उम्मत, लेकिन फिर भी आखिर ये उम्मत इतनी पारा पारा क्यों? इसमें हमारी अपनी कोताहियों के साथ साथ इस्लाम के दुश्मनों की भी मेहनत शामिल है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एक ऐसी ही हकीकत पर मबनी है। इस वीडियो की तहरीर जुलाई 2010 में शाया होने वाले उर्दू डाइजेस्ट के शुमारे से ली गई है, जो कि उस शुमारे के सफ़ा नंबर 125 पर लिखी गई थी। ख़वातीनो हज़रात, नवाब राहत सईद खान छतारी 1940 की दहाई में हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें ये अहम ओहदा इसलिए अता किया था क्योंकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक़ रहकर अंग्रेज़ों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब छतारी अपनी यादाश्तें लिखते हुए इंकशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। लंदन क़याम के दौरान एक दिन उनके एक पक्के अंग्रेज़ दोस्त ने, जो कि हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहने लगा कि सरकार, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया। नवाब साहब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। अंग्रेज़ कलेक्टर ने नवाब साहब से उनका पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, और पासपोर्ट लेकर वो कलेक्टर साहब वहाँ से चले गए। नाजरीन, 2 रोज़ के बाद वो कलेक्टर फिर नवाब साहब के पास आया और साथ में इजाज़तनामा भी ले आया और नवाब साहब से कहने लगा कि हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको मेरी मोटर पर आना होगा क्योंकि वहाँ पर सरकारी गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं है। अगली सुबह हुई तो नवाब साहब और वो अंग्रेज़ मंजिल की तरफ रवाना हुए। यूं ही शहर से बाहर निकले तो बाएं तरफ से जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं वो जंगल में सफ़र करते जा रहे थे, जंगल भी साथ साथ घना होता जा रहा था। सड़क के दोनों जानिब ना कोई ट्रैफिक थी, ना कोई पैदल मुसाफिर। मोटर चलते चलते तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था और नवाब साहब हैरानो परेशान गाड़ी में बैठे इधर उधर देख रहे थे। दोस्तों, इसके बाद नवाब साहब लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। फिर दूर सामने एक नहायत वसी व अरीज इमारत दिखाई दी और उस इमारत के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना नामुमकिन था, और इमारत के चारों तरफ ज़बरदस्त फौजी पहरा था। जब हम उस इमारत के बाहर पहुंचे तो फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाज़तनामा गौर से देखा और हमें हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें सवार हो जाएं। दोस्तों, नवाब साहब और वो अंग्रेज़ कलेक्टर फौजी फरमान सुनते ही पहरेदारों की मोटर में बैठ गए और एक बार फिर अब पतली सड़क का सफ़र शुरू हुआ और साथ में वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दरख्तों की दीवारें। रास्ते में जब नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज़ ने कहा, बस घबराइए मत, मंजिल आने ही वाली है। और कुछ देर सफ़र करने के बाद बिलआखिर उन्हें एक बहुत बड़ी सुर्ख रंग की इमारत नज़र आई। जब इमारत नज़र आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर को रोक दिया और अपने मेहमानों से कहा कि यहाँ से आप आगे सिर्फ पैदल जा सकते हैं। नवाब साहब लिखते हैं कि जब हम पैदल सफ़र कर रहे थे तो कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि नवाब साहब, याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ आप देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लिहाजा नवाब साहब ने कलेक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिला दिया। नाज़रीन, वो लोग जब इमारत के करीब पहुँचे तो इमारत के सामने एक बहुत बड़ा दालान था। उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। फिर दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 और नौजवान निकले। पहले ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम अस्सलाम कहा और उर्दू में पूछा कि क्या हाल है। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज़ ने फ़ौरन इशारे से मना कर दिया। इसके बाद चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तुलबा फर्श पर बैठे हैं और उनके सामने उस्ताद बिल्कुल उसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे कि किसी इस्लामी मदरसे में पढ़ाते हैं। वहाँ के तुलबा अरबी और कभी अंग्रेज़ी में उस्ताद से सवाल भी करते। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे के अंदर कुरान मजीद का दर्स हो रहा है और किसी जगह बुखारी का दर्स दिया जा रहा है और कहीं मुस्लिम शरीफ का, और एक कमरे में देखा कि मुसलमानों और मसीहों के दरमियान मनाजरा हो रहा था और साथ में ही एक और कमरे में फ़क़ी मसाइल पर बात हो रही थी, जबकि सबसे बड़े कमरे में कुरान मजीद का तर्जुमा मुख्तलिफ ज़बानों में सिखाया जा रहा था। उन्होंने नोट किया कि हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर है, मसलन वुज़ू, रोज़े, नमाज और सजदा सेब के मसाइल, वरासत और रज़ात के झगड़े, लिबास और दाढ़ी के वज़ा कता, चांद का नज़र आना, गुस्ल खाने के आदाब, हज के मनासिक, कुर्बानी के लिए बकरा दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, हज के अराकीन और कज़ा नमाजों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज कैसे, पतलून पहनना जायज़ है या नाजायज़,
عورت کی پاکی کے مسائل، امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، تراوی 8 ہیں یا 20 وغیرہ وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہایت ہی عمدہ اردو زبان میں، جماعت اب مجھے یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ گنڈا اور آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ 35-40 کی جماعت بیک آواز میں پہلے انگریزی زبان میں بولی ٹرو، پھر عربی میں، پھر یہی جواب انہوں نے اردو میں دیا۔ اس کے بعد ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ استاد قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو اس پر اس کو استاد بولا قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو، ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں الجھاؤ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جب نواب چھتاری اور انگریز کلیکٹر واپس آنے لگے تو نواب صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ تو انگریز کلیکٹر نے ان سے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سب عیسائی ہیں، اور تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مختلف مسلمان ممالک بالخصوص مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران اور ہندوستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کی جامعہ الظاہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم دین ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ وہاں پر تعلیم دے سکیں، اس لیے وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا اور سر چھپانے کی جگہ درکار ہے، اور اس طرح وہ مختلف مساجد میں مؤذن، پیش امام اور بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو بڑی مساجد میں جمعہ کے خطیب کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ نواب چھتاری لکھتے ہیں کہ میرے اس انگریز دوست نے ان گھنونے رازوں سے پردہ اٹھا کر مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ دوستو، انگریزوں کے اس عظیم مدرسے کے بنیادی اہداف یہ ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ نمبر 2، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ اس انگریز نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں بھی یہی ادارہ شامل ہے۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔